हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और जैसा आप सभी को पता है, हर संडे हमारा आर्मी का एक मॉडल पेपर डिस्कस होता है। और आज हम आर्मी जीडी का बिल्कुल कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 17 है जी। इससे पहले 16 और अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा तो उनको जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। राइट। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर में हम भाग 1 सामान्य ज्ञान, भाग 2 विज्ञान, भाग 3 गणित और भाग 4 रीजनिंग के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूं पूरे 40 प्लस प्रश्न ठीक करने का। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी को बोलना चाहूंगा कि अपना कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठेंगे, क्योंकि हमारे 30-35 प्रश्नों के बाद मैथ के प्रश्न भी आएंगे और रीजनिंग के प्रश्न भी आएंगे, जिसके अंदर आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं है, ये आपका मॉडल पेपर हो रहा है, यानी कि एक तरह से आपका पेपर ही हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी लोग कंप्लीट देखेंगे। और चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। टारगेट आपको दिया है मैंने 50 में से 40 प्लस प्रश्न ठीक करने का। पहला प्रश्न है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। सामान्य ज्ञान का, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है और मैं इसका ज्यादा समय नहीं देने वाला, क्योंकि हमें मैथ भी सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दंती दुर्ग ने। आपको आंसर मैच करते जाना है मेरे साथ फटाफट से। सेकंड का आंसर दे दो जी फटाफट। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, कुमार गुप्त। आंसर मैच कर लेना साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है इस तरह से, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यहां पर दो प्रश्न बनते हैं और वो दोनों ही मैंने बैक टू बैक ऐड किए हैं। तो देखो भाई, अगर मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल बोलेगा तो आपको आंसर देना है जहांगीर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसी के साथ मिलता जुलता है। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो देखो भाई, वो था चित्रकला का स्वर्ण काल, ये है वास्तुकला का स्वर्ण काल। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहां पर आपका राइट आंसर होगा शाहजहां। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी दिया है उन सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैच करना है। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? भाई जल्दी से आंसर दिया करो जीके के प्रश्नों का। ठीक है, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैथ भी सॉल्व करवाना है, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लिंगराज मंदिर जो है यह है कहां पर है भाई? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? मैच कर लेना जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला प्रश्न, और मैं उम्मीद करूंगा कि 99% का सही आंसर होना चाहिए। तो भाई पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? थोड़ा जल्दी आंसर देना है इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल कूद के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है भाई। तो क्या आप सभी ने ऑप्शन सी चूज किया है, एल्यूमिनियम? ऑप्शन सी एल्यूमिनियम बिल्कुल राइट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतर पता होंगे ना, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो ये उन्हीं देशांतरों की बात कर रहा है। मुझे फटाफट से आंसर चाहिए। अभी तक 2-3 बच्चों का ही सही आंसर आया है। क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 360। आंसर मैच कर लो कि आप सभी ने 360 आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां स्थित है? तो भाई सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है पूरे विश्व का? माउंट एवरेस्ट। कहां पर है ये? नेपाल में है। और इसको सागर माथा भी बोलते हैं नेपाल में। ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 मैच करना है।
भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर दीजिएगा इसका फटाफट से। तो देखिए, स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या ऑप्शन डी आप सभी ने सही आंसर दिया है? आंसर मैच कर लेना साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकता, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि फिर हमको मैथ भी सोल्व करवाना है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर दिया होगा दादा भाई नौरोजी, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो आंसर मैच करो भाई। जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है 1919, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? और ये प्रश्न सभी की उंगलियों पे रटा होना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार आपके एग्जाम में ही रिपीट हो चुका है। तो अर्थशास्त्र जो है यह कौटिल्य यानी कि चाणक्य की कृति है। क्वेश्चन नंबर 15 है और भाग 1 का हमारा लास्ट प्रश्न है। इसके बाद भाग 2 शुरू होगा, सामान्य विज्ञान। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आपको आंसर देना है जल्दी से। तो उम्मीद करूंगा आपने सभी ने आंसर दे दिया होगा। यदि नहीं दे पाए तो आपने मन में सोच लिया होगा। तो ऑप्शन आंसर मैच करो भाई। इसका ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है। भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं, सामान्य विज्ञान। बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। 16वें प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है? यानी कि कौन सा रोग वायरस के द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं। यदि समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। करेक्ट आंसर जो लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं टाइफाइड, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 17 मैच करना है। जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित होता है? शर्करा, तो जिन्होंने भी आंसर इसका ऑप्शन बी दिया है ग्लाइकोजन, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। सामान्य विज्ञान का आपको थोड़ा सा लेवल हाई मिलेगा, हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 18 मैच करना है और उससे पहले बोलना चाहूँगा, यदि आप सभी ने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यह वीडियो लाइक करना है भाई, अगर पसंद आ रहा है तो। यदि पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा यदि आप इस वीडियो को डिसलाइक करते हो। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दे दो। शहद में मुख्यतः निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो शहद में क्या पाया जाता है भाई? फ्रक्टोज। मैच करिएगा आंसर, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? बहुत आसान प्रश्न है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था? तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, जीव विज्ञान की खोज नहीं पूछी है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था। अरस्तु ने क्या की थी? जीव विज्ञान की खोज की थी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो यदि आपने ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए तो आपको आंसर देने की भी जरूरत नहीं है। आंसर मैच करना, मैं आंसर बताने जा रहा हूं। ऑप्शन सी, क्या सभी ने आंसर सही दिया है? यदि सभी ने सही दिया है तो सभी अच्छे लेवल पर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हैं? जल्दी से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर चाहिए मुझे इस प्रश्न का। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेटस। मैच करो ऑप्शन। क्या आपने यही आंसर दिया है? और वीडियो खत्म होने के बाद मुझे सभी का स्कोर, हर एक का कमेंट बॉक्स में चाहिए कि कितना स्कोर हुआ है पूरे 50 प्रश्नों में से। क्वेश्चन नंबर 23,
अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य करती हैं? तो जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो हार्मोन रिलीज करती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, और हार्मोन के द्वारा ही वो कार्य करती हैं। क्या ऑप्शन सी सभी लोग सही आंसर दे पाए हो? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 मैच कर लो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत आसान और घिसा पिटा क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, जे थॉमसन ने की थी। 25 शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपरूप है? जल्दी से, किसका प्रयोग शीशे को काटने में किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, हीरे का उपयोग शीशे को काटने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि? हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि? ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, जिसको समय चाहिए वो वीडियो को रोक लेगा भाई। करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक है। 27 आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? कौन सी सदिश राशि है भाई? राइट आंसर मैच करो। ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है उन सभी ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन सी विस्थापन। 28 है। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है भाई, तो यहां पर ऑप्शन सी होगा, बर्फ का गलना। जिन्होंने भी आंसर दिया है बर्फ का गलना, उनका करेक्ट आंसर होगा। यह क्या है? यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है जी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है? ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर मैच करो। क्या सभी ने पॉलीग्राफ दिया है? क्या सभी ने पॉलीग्राफ दिया है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? सबसे अधिक जहरीली गैस इनमें से कौन सी है, यह बताना है। तो आंसर क्या सभी ने कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ऑप्शन सी दिया है? तो बिल्कुल सही दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा साइंस का ही रहेगा। आज मैंने साइंस के 20 प्रश्न ऐड किए हैं और मैथ के हमारे 10 प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न रीजनिंग के। ठीक है भाई। मैथ के वैसे 15 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आज मैंने 5 प्रश्न की कटौती की है। यहाँ पे मैंने 5 साइंस के ऐड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने में, दूरदर्शी में भी और सूक्ष्मदर्शी में भी। तो उपरोक्त सभी में ऑप्शन डी आपका ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है? आप क्वेश्चन का आंसर दिए तब तक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जिन्होंने अभी तक हमारे आर्मी जीडी के 10+4 यानी कि 14 मॉडल पेपर्स नहीं खरीदे तो उनको खरीद लेने हैं। यहाँ पर 30 रुपये के आपको 14 मॉडल पेपर मिलेंगे, जिसमें सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है। 7560064101 पर आपको पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम द्वारा पेमेंट करना है और इसी नंबर पे पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देना है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको ये सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। टोटल 14 मॉडल पेपर्स, राइट। तो भाई जिन्होंने भी ऑप्शन इसका डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर देना है आप सभी को। न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है? तो भाई इसका आंसर दे दो फटाफट से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या सभी ने जड़त्व आंसर दिया है? ऑप्शन डी सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। न्यूटन का प्रथम नियम, इसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, इसको हम गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ये सब इसके अन्य नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 34 किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है? भाई कोई भी गतिशील वस्तु है, यदि उसके वेग में परिवर्तन हो जाए
यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन डी होगा, त्वरण। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 35 है और हमारा सामान्य विज्ञान का अंतिम प्रश्न, त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। जल्दी से आंसर दे दो जी फटाफट से। त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो कॉपर। क्या ऑप्शन ए सभी ने आंसर दिया है? तांबा। राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 36 पे। हमारे भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट होते हैं, भाग 3 हमारा शुरू होने जा रहा है। और देखो भाई, फिर से बोलूँगा कि ये आपका लेक्चर वीडियो नहीं है, ये आपका मॉडल पेपर हो रहा है, तो आपको ये पूरा लगाना है। यहाँ से कुछ स्टूडेंट चले जाते हैं, अब चले जाते हैं तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि यदि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या वहाँ पर भी सिर्फ सामान्य ज्ञान और विज्ञान ही करके आएंगे? वहाँ पर भी तो आप गणित और रीजनिंग करेंगे ना, तो यहाँ पर भी आप करो ना, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको अपना स्कोर जांचने का मौका मिलेगा कि आपका स्कोर कितना है। राइट, चलो इसका आंसर दे दो फटाफट से, और कुछ के आंसर आने भी लगे हैं। बिल्कुल कंप्लीट देना भाई, और अपने आप सोल्व करना, कैलकुलेटर लेके कोई नहीं बैठेगा, सभी को कॉपी पेन लेकर बैठना है। 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटाने पर क्या शेष बचेगा? तो सिंपल सी बात है, 13 का वर्ग में से आपको क्या करना है? 12 का वर्ग घटाना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। सही है जी। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी आंसर दिया है? आंसर मैच कर लेना, ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है, फटाफट से कॉपी पेन पे सोल्व करो अपने, और यहां पर आंसर मैच करो मेरे साथ कि आपके आंसर ठीक है या नहीं है। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से 12 सेकंड में पार करे तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी? थोड़ा जल्दी से आंसर देना भाई इसका। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है तो प्लेटफार्म के साथ ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये हमारा कुल डिस्टेंस हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगी। और देखो भाई, डिस्टेंस अपॉन अगर मैं स्पीड कर दूं तो वो हमारे टाइम का सूत्र होता है। आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर आंसर आ भी चुके हैं। देखो भाई, ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है 500 मीटर, किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है तो प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ेगी, जिसको मैंने पी लिख लिया। ठीक है जी। 60 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई नीचे। अब देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। टाइम हमको दे रखा है 12 सेकंड। क्या इतना सभी को समझ में आया है? अब देखो, ये 60 इधर जाके 12 में गुणा हो जाएगा, 12 में गुणा होने के बाद यहाँ पे 500 प्लस पी बराबर कितना होगा? 12 छिके 72, 720 हो जाएगा। तो ये 500 यहाँ से इधर जाके 720 में माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद पी की वैल्यू कितनी बचेगी? 220 बचेगी। क्या ऑप्शन बी सभी ने सही आंसर दिया है? ऑप्शन बी सभी का सही होना चाहिए भाई। राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 38 मैच करेंगे, सभी आपके सामने हैं। 476 गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242 में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो भाई, इकाई का अंक अगर आपसे पूछे तो इसका जो इकाई के अंक हैं, सिर्फ इकाई के अंक, इनको ही आपको आपस में गुणा करना है। ठीक है जी। देखो 6 अठे कितना होता है? 48 होता है। तो इसमें आपको फिर से इकाई का अंक ले लेना है 8। अब 8 को आपको इस 9 से गुणा करना है, इसके इकाई के अंक से, 8 में 72। तो इसको भी काट दो 7 को, आपको अब 2 ले लेना है। अब इस 2 को आपको लास्ट वाले 2 से गुणा कर देना है, तो कितना आपका इकाई का अंक आएगा?
4 आएगा जी। तो ऑप्शन बी, क्या सभी ने सही आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं और आप अच्छे से समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 39 मैच करो जी। आया हुआ प्रश्न है आपके एग्जाम में और कई बार आया हुआ है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिएगा, दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में। अगर आपको इनका एलसीएम 84 दे रखा है तो ये जो रेशो वाली संख्या है इनका भी आप एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। समझ में आया सभी को? अब ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है, दोनों बराबर हो गए, है ना। देखो 12 एकम 12, 12 सते 84, एक की वैल्यू कितनी है भाई? 7 है। हमसे बोला है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंपोनेंट 4 है, 4 है ना। तो इस 7 को आपको क्या करना है? 4 से गुणा कर देना है। 7 चौके कितना होता है? 28 होता है। तो ये 28 आपका सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन सी 28 सभी लोग आंसर दे पाए हैं? जिन्होंने भी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं फटाफट से। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही स्लोली समझा रहा हूं भाई। किसी संख्या के 3/4 का 1/3 30 है तो वह संख्या क्या है? और ये आपके आर्मी के जीडी में ही पूछा गया है, बिल्कुल हूबहू। मैंने रकम भी चेंज नहीं की है और मैंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से। तो देखो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। माना कोई संख्या x जो हमको निकालनी है भाई। अब किसी संख्या के 3/4 यानी कि x का 3/4 यानी कि 3/4 का मतलब गुणा होता है का 1/3, 1/3 कितना है भाई? 30 है, बराबर 30 है। क्या ये सभी को समझ में आया स्टेप? ये जो हमारी रकम दे रखी है मैंने वही यहाँ पर लिखी है। अब देखो 3 से आपका 3 कट गया ना, ये 4 इधर जाके 30 में गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 120 आ जाएगी। 4 तिये 12। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी 120 सही उत्तर होगा। क्या सभी लोग सही आंसर दे पाए हैं? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 है आपके सामने, इसका आंसर दे दो जी। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या होगी? क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा और जल्दी से सॉल्व करो भाई अपने कॉपी पेन पे। और जिनको नहीं आता वो ये सॉल्यूशन देखेंगे, जिनको आता है वो सॉल्व करने के बाद मेरे साथ आंसर मैच करेंगे। तो देखो आसान प्रश्न है। माना वो संख्या 100 है, सभी चीजें प्रतिशत में दे रखी हैं तो आप 100 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो पहले क्या किया? 10% की कमी कर दी। 100 का 10% 10 होगा। अब 10 की कमी कर दी तो यहां पे कितना बचेगा? आपका 90 बचेगा भाई। इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। अब देखो इस 90 में आपको 10% की वृद्धि की गई है, ना कि 100 में। तो 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है। प्रतिशत सभी को निकालना आता होगा। अब वृद्धि की गई है तो इसमें 9 जुड़ेगा भाई, तो यहां पे कितना बन गया? 99 बन गया। अब देखो बोल रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो यानी कि प्राप्त कितनी हुई है? 99। प्रारंभिक संख्या कितनी है? 100 है। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 है। और प्रश्न में आपको अंतर दे रखा है 50 का। समझ गए सारा चीज? इनके बीच का अंतर 1 है और प्रश्न में आपको अंतर दे रखा है 50 का। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 50 के बराबर हो गई। हमसे बोला है प्रारंभिक संख्या क्या होगी? प्रारंभिक संख्या यानी कि 100 की वैल्यू। अब यदि 1 की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 50 को 100 से गुणा कर दो। 50 को 100 से गुणा कर दो तो यहां पर 5000 आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या सभी लोगों ने सही आंसर दिया है?
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। और उससे पहले आपको बता दूं, आप चाहो तो इस प्रैक्टिस सेट का बिल्कुल कंप्लीट फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाके टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी लिंक एक्टिवेट नहीं होता भाई टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम पर जाके हमारे चैनल का नाम शुभम ई क्लासेस सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो जी, सोल्व करेंगे इसको। एक दुकानदार अपने सामान पर अंकित मूल्य, ये मुख्य नहीं है भाई, ये मूल्य है। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब सबसे पहले आपको प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, यानी कि लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है भाई, चलो अब सॉल्यूशन देखेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया एमपी यानी कि अंकित मूल्य, यहां पर मैंने लिख दिया सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है भाई, यदि हमारा क्रय मूल्य 100 होगा, ठीक है, माना हमने क्रय मूल्य 100, क्योंकि सारा खेल प्रतिशत में है भैया, आंसर भी प्रतिशत में है, तो हम किसी एक को 100 मान सकते हैं। यदि मैं क्रय मूल्य यानी कि सीपी को 100 मान लूं, तो अंकित मूल्य क्या है भाई, क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य 120 होगा। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया है? अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 120 होगा, क्योंकि ये 20% ज्यादा है। अब बोल रहे अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है। अंकित मूल्य है 120, यदि इस पे 10% की छूट देगा, अब 120 का 10% कितना होता है, 12 होता है भाई, यानी कि इसमें 12 घटाएगा तो यहां पे 108 बचेगा, तो उसको 108 रुपए की वो बेच रहा है। समझ में आई बात? इसको आप भूल जाओ अब। यानी कि 120 में से अगर 10% उसने घटा दिया तो 108 की वो बेच रहा है। तो देखो भाई, क्रय मूल्य है उसका 100 रुपये, 108 की उसने बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ है उसको, 8 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहां पर क्रय प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दो। प्रॉफिट हुआ है 8 का गुणा 100, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 है, 100 से 100 कट गया, और 8% आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए। क्या सभी को समझ में आया है ये वाला क्वेश्चन? तरीका समझ में आया है कि हमने कैसे सोल्व किया है? यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है, आप ही के लाइक के लिए वीडियो बनती है, ये आपको पसंद आनी चाहिए, आपको कंटेंट अच्छा लगना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए भाई। ठीक है, 43 देखो कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो 1040 रुपये बांटने में a का हिस्सा कितना होगा? तो देखो यहां पर मैं दोबारा लिखूंगा 2a 3b और 4c। ठीक है, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है यार। देखो भाई, यहां पे लिखते हैं a b एंड c। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसको आपको पहले रेशो में बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करने के लिए आपको रेशो में बनाना पड़ेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर देखो, यहां पे 2a लिखा है ना, कुछ लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू 2 रख देंगे, b की वैल्यू 3 रख देंगे, जो कि गलत हो जाता है। देखो ये है 2a, यहां पे समझते हैं पहले, ये है 2a बराबर 3b, तो a की वैल्यू जो है वो बराबर वाले में होगी 3, और b की वैल्यू कितनी है, b बराबर 2 है। ये आपको ऐसे दे रखा है। ठीक है, आप डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 1/2 1/3 करके, वो लंबा हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। तो a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू 2 होगी, आपको ऐसे करना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हम फटाफट से करेंगे कि a की वैल्यू कितनी है, 3 है भाई, और b की वैल्यू कितनी है, यहां से 2 है। ठीक है, ऐसे ही अगली कंडीशन में देखो कि b की वैल्यू कितनी है, यहां पे 4 है, तो b के नीचे हम 4 लिख देंगे, और c की वैल्यू फिर यहां से 3 हो जाएगी, तो c के नीचे हमने 3 लिख दिया। अब इसको रेशो में बनाने के लिए आपने पढ़ा होगा कि ये जो स्पेस खाली है, यहां पर क्या आएगा, इसके सामने वाली संख्या 2 आ जाएगी। ये जो स्पेस खाली है,
यहाँ पर इसके सामने वाली संख्या 4 आ जाएगी। ठीक है जी। अब इनको आप क्या करो, गुणा कर दो। 4 तिया कितने होते हैं, 12 होते हैं। 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं। 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 12, 8 और 6, ए बी सी का रेशो आया है 12, 8 और 6। समझ में आया सभी को? अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं भाई। ठीक है, देखो ए बी और सी 12, 8 और 6, सिंपल सी बात है। अब देखो 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। और 14 में अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो यहां पे बन गया हमारा 26। यानी कि अगर रेशो में टोटल हमको दे रखा है 26 और रुपीज में हमको टोटल दे रखा है टोटल 1040 रुपये, तो 26 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1040 के बराबर होगी। क्या समझ में आ रहा है सभी को? तो देखो 26 एकम 26, 26 चौके 104, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 40 आ गई। हमसे बोला है ए का हिस्सा, तो ए का कंपोनेंट कितना है जी, 12 है। 12 है ना, तो 40 को आपको 12 से गुणा करना है और यहाँ पे 480 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है 480। क्या सभी लोग सही आंसर दे पाए हो? क्या सभी ने सही आंसर दिया है? उम्मीद करूंगा भाई समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन कितना होगा? अब ये एडवांस मैथ जो है आपके आर्मी के एग्जाम में अब आने लगा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल। देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है किसी घन के 6a², और ये a क्या है भाई, भुजा है। और घन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है a³ राइट। तो देखो 6a² जो है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 150। यहां पर 6a² हो गया ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और आपको यहां पे प्रश्न में दे रखा है 150, तो दोनों बराबर हो गए एक दूसरे के। हो गए कि नहीं हो गए? अब देखो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि a² की वैल्यू आ गई 25। हमको पहले a निकालना पड़ेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ पे 25 पे अंडर रूट बनेगा, और √25 की वैल्यू 5 होती है। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई। अब a की क्यूब हमको निकालना है घन का आयतन, तो 5 की आपको क्यूब करना है जी। 5 की क्यूब कितने होता है, 125 होता है। तो क्या सभी ने ऑप्शन ए आंसर दिया है 125 घन सेंटीमीटर? आंसर मैच कर लेंगे सभी लोग फटाफट से, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे दिया भाई। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 22/7 होती है, सॉरी। आर हमको दे रखा है 28, इसका स्क्वायर करना है तो इसको 2 बार लिख दो राइट। देखो 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब 22 गुणा 4 करेंगे तो कितना बनेगा, 88 बनेगा। 88 गुणा हमको क्या करना है, 28 करना है। अब इसको आप सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करने के बाद 2464 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, 2464 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा यहाँ से सारे भाग कंप्लीट होते हैं। अब भाग 4 है रीजनिंग का, जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये 5 नंबर आपके फ्री के हैं। यदि आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इसमें भी 1-2 क्वेश्चन गलत करके आओगे, और बहुत ही महंगा पड़ेगा वो। तो देखो भाई, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आंसर दो जी फटाफट से। तो देखो इधर से भी 11वां नंबर है और इधर से भी 11वां नंबर है ना। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 11 और 11 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। परंतु हमने क्या देखा कि ये 11 जो है वो 2 बार यूज हो गया है। इधर से भी यूज हुआ है और इधर से भी यूज हुआ है भाई। एक ही जो 2 बार यूज हुआ है तो हम 1 बार का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 21 व्यक्ति हैं भाई। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 21। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 21।
क्वेश्चन नंबर 47 मैच करेंगे। थोड़ी सी बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, इसको आपको इग्नोर करना है प्लीज़। देखो, लकड़ी संबंधित है मेज से, यानी कि लकड़ी से क्या बनता है? मेज बनता है। लकड़ी से क्या बनता है? मेज बनता है। तो चाकू किससे बनेगा भाई, ये आपको बताना है। तो चाकू किससे बनेगा? स्टील से चाकू बनेगा। यहाँ पे आपका स्टील आएगा, स्टील से क्या बनेगा? चाकू बनेगा। कांटा से बनेगा नहीं, आरी से बनेगा नहीं, कुर्सी से चाकू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 48 मैच कर लो फटाफट से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देना, इसमें गलत नहीं करना है। कि आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, तो बताओ बीते कल से पहले कौन सा वार था? तो भाई ये है हमारा प्रेजेंट डे, यानी कि आने वाले कल के बाद, ये आने वाला कल है, इसके बाद वाला दिन जो है वो क्या है? फ्राइडे है। क्या है जी? फ्राइडे है। तो इससे पहले वाला क्या होगा? वेडनेसडे होगा, है ना। और जो प्रेजेंट डे है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा क्या होगा भाई? वेट, देखो, ये हमारा प्रेजेंट डे है, ये हमारा आने वाला कल है, और ये हमारा उसके बाद का दिन हमको दे रखा है शुक्रवार। ठीक है जी, पहले भी सही था। और इससे पहले वाला हमारा वीरवार होगा, और जो हमारा प्रेजेंट डे होगा वो क्या होगा? बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा, है ना। अब आपसे बोला है कि बताओ बीते कल से पहले कौन सा दिन था? बीता कल, यानी कि हमारा प्रेजेंट डे क्या है? बुधवार है। बीता कल हमारा कौन सा था? वो हमारा मंगलवार था। और इससे भी पहले वाला दिन पूछा है, जो कि हमारा होगा सोमवार। क्या सभी को लैंग्वेज समझ में आई है? यहाँ पे क्या लिखा और मैंने क्या सोल्व किया है, सभी को समझ में आया है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 49 मैच करो। मेरे पिता की बहन के पिता की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा? और इस प्रश्न के लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ध्यान से समझना है। देखो, कुछ भी नहीं बनाऊंगा मैं, डायरेक्ट मेरे पिता की बहन, यानी कि क्या लगेगी? मेरी बुआ लगेगी। अब मेरी बुआ के पिता जो होंगे वो मेरे फादर के भी पिता होंगे, करेक्ट। और मेरी बुआ के पिता के पुत्र, यानी कि बुआ के पिता के पुत्र, यानी कि मेरे पिताजी की बात हो रही है, के पुत्री। अब मेरे पिताजी की अगर पुत्री होगी तो वो मेरी क्या लगेगी भाई? मेरी बहन लगेगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। इस प्रश्न में मैंने आपको रिलेशन का बेसिक नहीं बताया, क्योंकि ये डायरेक्ट ही सॉल्व हो रहा है। यदि आपको ये वाले प्रश्न नहीं आते रिलेशन वाले, तो हमारा रीजनिंग वाला वीडियो देखो भाई, कोई भी वीडियो देख लेना हमारा रीजनिंग का, उसके हर एक वीडियो में मैंने आपको रिलेशन वाले का बेसिक बताया है, और 3 से 4 क्वेश्चन रिलेशन वाले के सोल्व करवाए हैं, ब्लड रिलेशन के। इसमें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सोल्व नहीं करवाया। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से ऐसे ही निकल जाता। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न के बाद मुझे आप सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपका स्कोर कितना हुआ है पूरे 50 में से। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे क्या है? आपका प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3, 5, 7 और 11। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो खुद पर कटती हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग होती हैं, बस। तो 11 के बाद देखो क्या आएगा? 13 आएगा। 13 सिर्फ खुद पर कटेगा और 1 से भाग होगा। 14 भी 2 से कटता है, 12 भी, और 15 3 और 5 से भी कट जाता है, तो ये नहीं होंगे। ऑप्शन ए 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो गाइज यही था आज का वीडियो। बताना आपको सेशन कैसा लगा और आपका स्कोर कितना था। ठीक है, पूरा स्कोर बताना कि आपका 50 में से स्कोर कितना आया है। और आपको फिर से बता दूं, स्कोर ऐसे बताते हैं भाई, अगर आपके 50 में से 30 नंबर आए तो 30 ऊपर जाता है। ठीक है, पता नहीं आप कैसे कमेंट करते हो, 50 में से 30 आप 50/30 कर देते हो, उल्टा कर देते हो यार, 30 आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बताओ आपका स्कोर कितना आया है 50 में से। यदि आपने सेट नहीं खरीदे तो सेट को भी खरीद लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।